Students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. Recently हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिस सीरीज में आपका चैप्टर वाइज जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन होना है 12th क्लास का बोर्ड का, उसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। पहले हम लोग चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चंस करेंगे ईच चैप्टर से, फिर उसके बाद में मिसलेनियस करेंगे। उसके बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे आपके रीजन असेसमेंट टाइप के क्वेश्चंस रह गए, ठीक है, पैसेज टाइप के क्वेश्चंस रह गए, जिससे कि आपको बहुत सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, और ये सीरीज जो है वो फ्राइडे सैटरडे लंबी लंबी चलेगी। अभी तो 20 क्वेश्चन की है, फिर उसके बाद बढ़ती चल जाएगी, राइट। हम लोग क्या करेंगे, बाद में इसको फ्राइडे सैटरडे से ज्यादा भी कर सकते हैं हम, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, ठीक है। अभी तो काफी टाइम है आपके एग्जाम में, ठीक है, मोर देन 20 days हमारे पास है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग पहले एमसीक्यूज करेंगे 20 ईच क्लास से, ठीक है, ईच जो भी पर क्लास में हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रीजन सेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। देन हम लोग कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो पैसेज टाइप के होते हैं उनको करेंगे, जिससे कि आपको कॉम्प्रीहेंसिवनेस में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देन फाइनली हम क्या करेंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन करेंगे और आपके पिक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी बची हुई इसकी जो क्लासेस हैं वो भी मैं जल्दी ही लेके खत्म कर दूंगा, तो आपको और भी बहुत ज़्यादा कोई डाउट नहीं रह जाएगा टर्म 1 तक की, ठीक है। इस क्लास में ये सीरीज रहेगी, इस पूरी की पूरी सीरीज में हम लोग टर्म 1 तक का ही कवर करेंगे, ठीक है। जितना आपका टर्म 1 का सिलेबस है उसके अलावा हम कुछ और नहीं करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप दैट कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप रेडी होंगे क्लास करने के लिए, ठीक है। एवरी इवनिंग वही 8 बजे के आसपास आपकी ये क्लास होगी, ठीक है, 6 to 8 के बीच में मोस्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने पहले से जुड़े हुए हैं आप, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हम खर्च करेंगे नहीं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका फिक्चर जो है वो क्या कहलाता है, राइट। जो फिक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, द फिक्चर इज नॉकआउट टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, बोथ ए एंड बी हैं, या फिर द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम्स इन सिस्टमेटिक मैनर ऑफ कंपटीशन। इसमें हर क्वेश्चन में लगभग मैं आपको 15 सेकंड या 20 सेकंड, 15 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड वैसे बहुत हैं, 10 या 15 सेकंड का, जैसे जैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वैसे वैसे मैं आपको टाइम दूंगा, और आपने लास्ट में अपना स्कोर करना है। स्कोर करने के बाद आपने टाइप करना है कि कितना स्कोर आपने किया। स्कोर आप सीधा सीधा टेलीग्राम चैनल पे भी, एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया, आप लोग कभी कभी परेशान होते हैं कि सर इसकी पीडीएफ इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ACTIV, एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ये एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप चले जाइए। यहाँ पे इसकी जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ उनकी सारी की सारी, चाहे वो यूजीसी नेट की क्लास हो, ठीक है, चाहे वो टीजीटी या फिर पीजीटी की क्लास हो, ठीक है, जो भी क्लासेस हैं, और ये क्लास जो क्या है वो एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं होना है, ठीक है। इतनी सी बात क्या आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिक्चर जो है वो क्या है, फिक्चर इज ए नॉकआउट टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, बोथ नॉकआउट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, या फिर डी जो आंसर है आपका, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम्स इन द सिस्टमेटिक मैनर ऑफ फॉर द कंपटीशन, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर मैं करता हूँ, आपके आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है देख के। चलिए, तो नॉकआउट क्या है, नॉकआउट एक टूर्नामेंट है, एक फिक्चर नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है, ये भी एक टाइप का टूर्नामेंट है, ठीक है। देन बोथ हो ही नहीं सकते जब ऊपर वाले गलत हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है अरेंजिंग द टीम। हम क्या करते हैं फिक्चर में, टीम्स को हमें अरेंज करना होता है कि किसका किससे मैच कराना है, विद विच टीम वी आर गोना टू प्ले विद, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 4 टीमें हैं, ठीक है, 3 और 4, अब हमें इनमें नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। तो नॉकआउट में क्या करेंगे हम, पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, और ये जाके हमारा फाइनल हो जाएगा। तो 4 टीमों में ये देखो, ये एक तरीका बना दिया ना, ये अरेंजमेंट हो गया ना टीम्स का, एक सिस्टमेटिक टाइप में, जिससे कि हम कंपटीशन को आराम से करा पाए, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। तो अब हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर, ऑब्जेक्टिव जो है वो प्लानिंग के क्या है, इंप्रूव द सक्सेस रेट, दूसरा आपका है कॉम्बिनेशन टेक्स
विद इन गिवन टाइम पीरियड। देन थर्ड इज फाइंडिंग आउट कॉजेज ऑफ फेलियर, कि फेलियर के कॉजेज पे बात करता है। रिमेनिंग विद इन द बजट वाइल अचीविंग द रिक्वायर्ड टारगेट। चलिए फटाफट से आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे क्या होते हैं? स्मॉल 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 गोल बोल सकते हो आप, ठीक है। स्मॉल स्मॉल गोल्स बोल सकते हो। वैसे क्या है ये? छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मिलके आपके क्या करते हैं, ये आपके डेस्टिन्ड एम का निर्माण करते हैं। एम और फाइनली गोल। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए आगे समझें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर, जो प्लानिंग के ऑब्जेक्ट क्या है? इम्प्रूविंग द सक्सेस रेट। ये बात तो सही है, हम लोग प्लान क्या करते हैं, अगर हम प्लान के हिसाब से सारा काम करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। The next option is the completing task within the given time period. If you will perform your task within the given time period, or if you have already penned down the things और उनके हिसाब से आप चल रहे हो, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका टास्क जो है गिवन टाइम पीरियड में। द फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ फेलियर, बिल्कुल प्लान के हिसाब से आपकी सारी चीजें चल रही हैं तो आप ये भी पता लगा पाओगे अगर कोई फेलियर हुआ तो कि कहाँ पे गलती हुई, ठीक है। देन रिमेनिंग विद इन द बजट while achieving the required target, ये क्या हो जाएगा? ये आपका डी। देन लास्ट में एक और आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ द अबव। तो ये देखो सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो आपके सही है। ये पहला आंसर क्या कह रहा है? इंप्रूविंग द सक्सेस रेट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सक्सेस रेट है वो आपका वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट कंप्लीटिंग टास्क विद इन द गिवन टाइम पीरियड। अगर आपके पास प्लान है पूरी तरह से, पहले से ब्लूप्रिंट आपके पास है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके साथ चलने के लिए, राइट। देन फाइंड आउट द कॉज ऑफ फेलियर। हम फेलियर का पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेप मिस हो गया, कौन से स्टेप में गड़बड़ी हुई है हमारे में, राइट। देन फाइनली रिमेनिंग विद इन द बजट। अभी देखो हमको सारा मालूम है कि फाइनेंस कमेटी को कितना देना है, राइट, पब्लिशिंग कमेटी को कितना देना है, जो रिम्बर्समेंट कमेटी है उसको कितना देना है, रिफ्रेशमेंट कमेटी को कितना देना है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कितना देना है, डायरेक्टिंग कमेटी को कितना देना है, तो सबका सब बजट जो है ना पहले से डिफाइंड है। तो क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं प्लानिंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये इसका ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब जानेंगे नेक्स्ट को। सीडिंग इज द प्रोसीजर बाय व्हिच द टीम आर प्लेस्ड इन अ पिक्चर इन सच अ वे दैट द स्ट्रॉन्ग टीम डू नॉट मीट ईच अदर। अब इसको समझिए, ये क्या कह रहा है कि सीडिंग एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में इस तरह से टीम्स को फिक्स किया जाता है, ठीक है, जिससे कि अच्छी टीमें एक दूसरे से भिड़े नहीं, ठीक। आंसर्स देखिए आपके क्या क्या हैं, ऑप्शंस आपके हैं गुड, पुअर, मॉडरेटली पुअर और हाईली पुअर, ठीक है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, जो देखने की चीज है वो ये है, ये कह रहा है सीडिंग एक प्रोसीजर है बाय विच। हमें क्या इसमें रखना है कि कौन सी वाली टीम को हम लोग यहाँ पे प्लेस करें, ठीक है। यहाँ पे मैं गुड लिख दूं तो ज्यादा बेटर बनेगा ये, या फिर यहाँ पुअर लिख दूं, या फिर मैं यहाँ पर मॉडरेटली पुअर लिख दूं, मॉडरेटली पुअर, या फिर आपका हाईली पुअर। तो यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है, इसको पुट कर देना है, राइट। जैसा कि आप देखो लास्ट लाइन में देख पा रहे होंगे, राइट, स्ट्रॉन्ग टीम की बात करें तो सीधा के सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुड आंसर हो जाएगा। क्यों? हम क्या करते हैं, हम लोग एक काम ये करते हैं सीडिंग में। सीडिंग क्या होती है? सीडिंग आपका इट इज द वे बाय विच टू सिक्योरिंग अ टीम इन अ पिक्चर सच अ वे दैट द गुड टू गुड टीम्स आर नॉट प्लेइंग विद ईच अदर इन द वेरी फर्स्ट राउंड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि आपको? सीडिंग में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से टीम को प्लेस करते हैं कि हमारी जो टीम्स हैं वो फर्स्ट जो राउंड है या सेकंड राउंड है उनमें आपस में नहीं भिड़ने पाए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? सीडिंग कितने, हाँ चलिए, सीडिंग कितने तरह की होती है? सीडिंग बेसिकली बेटा दो तरह की होती है। एक होती है आपकी सिंपल सीडिंग, ठीक है, और एक स्पेसिफिक सीडिंग। स्पेसिफिक सीडिंग, ठीक है। इसका जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको सिंपल और स्पेसिफिक सीडिंग जो है वो निकाल के बताएंगे आपको। सिंपल सीडिंग और स्पेसिफिक सीडिंग का मतलब यही रहता है कि सीडिंग जितनी टीम्स को दिया जाता है
टोटल टीम्स में से उस टीम के नंबर को घटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बची हुई टीम पे हम सारे मैच निकालते हैं और लास्ट में जो भी आता है, जितनी बाई हमारी निकल के आती है, बाई में फिर दोबारा से उतनी टीम को जोड़ देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग जब मैं आपको फिक्सर्स ड्रॉ करना बताऊंगा, ठीक है। और ये जल्दी ही बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ क्रिकेट क्लब वाज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट इन विच ऑल द टीम्स प्लेड 200 मैचेस। एक क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। उस टूर्नामेंट में क्या किया कि 200 मैच खेले गए, ठीक है। और 200 मैच कब खेले गए, सिंगल लीग, ठीक है। सिंगल लीग का टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है। सॉरी, इसको काटिए, सिंगल लीग नहीं, सिंगल नॉकआउट करिए, ठीक है। जब सिंगल नॉकआउट, ठीक है, सिंगल नॉकआउट के मैच हुए हैं, तो ये कह रहा है कि कितने मैच खेले जाएंगे इफ दे आर लुकिंग फॉर द डबल लीग। लीग नहीं, इसको काटिए, डबल नॉकआउट, ठीक है। ये मिसप्रिंट होती रहती है कभी कभी। तो ये क्या है, सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट के मैचेस की बात हो रही है। क्या बात आप इतनी समझ पा रहे हैं? चलिए, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, आप समझिए और बताइए मुझे, ठीक है। यहाँ लीग को हम लोग क्या कर देंगे, नॉकआउट कर देंगे। क्या करना है आपने, ये बताना है। जैसे आपका सिंगल सिंगल नॉकआउट हुआ था, सिंगल नॉकआउट के मैच में आपके 200 मैच खेले गए थे, ठीक है। और एग्जैक्टली वेरी नाइस। समझ में नहीं आ रहा, चलिए इसको सिंगल लीग डबल लीग ही कर लीजिए, ठीक है। मैं बस ये चेक कर रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं, इसको काटिए, नॉकआउट को, ठीक है। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट जो है वो आपका हो गया, और दूसरा क्या था, डबल लीग टूर्नामेंट था, ठीक है। अब सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर सिंगल सिंगल लीग टूर्नामेंट अगर आपका है, और उस लीग टूर्नामेंट में आपके कितने खेले गए, 200 मैच खेले गए, तो डबल में कितने खेले जाएंगे। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला देखिए आप, सिंगल लीग का क्या होता है, n(n-1/2), यही तो होता है। तो इसमें कितने मैच खेले गए हैं, 200। अब आप डबल लीग का देखेंगे तो क्या होता है, n(n-1), यही तो होता है। तो यहाँ सीधे सीधे डबल नहीं हो जाएंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 400 आंसर नहीं हो जाएगा क्या, 400 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया करो अपना, है ना, लगाना चाहिए, सही रहता है ना। चलिए चलिए, बेहतर, समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा जो है वो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। मतलब जब आप प्लान कर रहे हैं तो उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसके, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल्स भी पढ़ाए थे प्लानिंग के आपको, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ाए थे, एम भी पढ़ाए थे, ठीक है। अब उसमें से हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, किसकी, प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपके ऑप्शन है, improve the success rate and completing task within the given time। दूसरा है find out the causes of failure, find out the best player, ठीक है, to determine the working efficiency। ठीक है, जल्दी से करिए आप आंसर, इसका आप आंसर करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका बताऊंगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और आप खुद अपने आप को भी अच्छा महसूस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के बाद में, ठीक है। चलिए, सिंपल है, थोड़ी सी चीज अगर आपको समझ में आएगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, करिए जल्दी से। चलिए ठीक है, बेहतरीन। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इम्प्रूव द सक्सेस रेट, ये बात बिल्कुल सही है, अगर प्लानिंग होगी तो सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो इम्प्रूव होगी, इतनी बात ठीक है। देन कंप्लीटिंग द टास्क विद इन द गिवन टाइम पीरियड, ये भी बात सही है, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। देन फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ फेलियर, बिल्कुल हम कॉजेज ऑफ फेलियर भी हमें पता चल जाएंगे। फाइंड आउट द बेस्ट, नहीं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बेस्ट प्लेयर्स को निकालना नहीं होता है, टू डिटरमाइन द वर्किंग एफिशिएंसी, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हमें पूछा है, नॉट रिलेटेड,
इस वर्ड को आप याद रखिए, नॉट और दूसरा एक और वर्ड आता है एक्सेप्ट। ये दोनों वर्ड पूरा का पूरा जो मीनिंग है पूरे वो आपके क्वेश्चन का वो बदल देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से कई बार आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, हमारा सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड इवन एंड ऑड नंबर ऑफ टीमिंग लोअर हाफ फॉर द नॉकआउट फिक्चर। अब आप इस चीज को समझें, जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नॉकआउट फिक्चर की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिक्चर ड्रॉ करना है, और फिक्चर ड्रॉ करने में हमें ये देखना पड़ता है कि जो टीम्स है हमारी वो अपर हाफ और लोअर हाफ में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये क्या है, और इज द फॉर्मूला डिवाइड एंड ऑड नंबर की बात करिए तो मैंने ऑड नंबर ले लिया आपके। अब जब हम अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 है, तो 7 को हम बराबर तो डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपका 8 होता तो हम क्या करते, 4 और 4 में डिवाइड कर देते, है ना। लेकिन 7 है तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, तब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर करें फिर मैं आपको बताऊं। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। या एग्जैक्टली इसका क्या होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। तो अब देखिए इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम 4:3 में करते हैं। क्यों, क्योंकि अपर हाफ जो होता है यूएच से डिनोट करते हैं इसमें, इसमें क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ लोअर हाफ में क्या करते हैं हम लोग, n-1 डिवाइडेड बाई 2। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 7 में क्या हो जाएगा, 7+1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ 7-1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 3। देखिए तो 3 टीमें आपकी नीचे हो गई, 4 टीम आपकी ऊपर हो गई। अगर यहीं से आपको बाई का मसला आता है तो बाई में क्या होता है, बाई में होता है ऊपर एक बाई हमेशा कम आती है, n-1 डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट। चलेंगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्पोर्ट प्रोग्राम्स फॉर द स्पोर्ट डे आर, मतलब स्पोर्ट प्रोग्राम वो कौन कौन से हैं जो स्पोर्ट डे पे होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स लगाइए जल्दी से, फिर हम और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम, ठीक है। स्पोर्ट प्रोग्राम्स की बात हो रही है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल। आप ये समझ लीजिए जो स्पोर्ट डे में आपकी कौन कौन सी टाइप की एक्टिविटी हो जाती है स्कूल्स में, उनको लेके आप लोग इसका आंसर बड़ा आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से, 2 और 3 मोर सेकेंड, नो प्रॉब्लम, चलिए करते रहिए फटाफट, बढ़िया। अब देखिए हेल्थ रन होता है कि वैसे ही बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती हैं। आप देखिए स्पून रेस होती है बच्चों की, वो कहीं लिखी हुई तो है नहीं, राइट, ऐसी कुछ कैरिकुलम में तो शामिल है नहीं, लेकिन हम उसको कराते हैं। तो हेल्थ रन के लिए हो गई। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, स्पेसिफिक कॉज फॉर एग्जांपल कैसे, 100 मीटर हो गई, तो ये क्या है, एक स्प्रिंट है। 10,000 मीटर हो गई आपकी, ठीक है, ये क्या है, मैराथन है, मैराथन रेस है, तो ये एक स्पेसिफिक रेसेस हो गई। देन फन फॉर रन एंड रन फॉर यूनिटी। आप हमने देखा होगा कि बहुत सारे स्पोर्ट डे पे कभी कभी जो 29 अगस्त होता है, क्या होता है 29 अगस्त, क्या है ये, नेशनल नेशनल स्पोर्ट डे, नेशनल स्पोर्ट डे। तो नेशनल स्पोर्ट डे पे ढेर सारे रन फॉर फन एक्टिविटीज होती हैं काफी, तो क्या हो जाएगा इसमें, सारे आंसर सही हैं, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सुने समझे क्वेश्चन नंबर 8 को। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एक्सेप्ट, क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, देन प्लानिंग इंड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, देन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है किसकी, प्लानिंग की, एक्सेप्ट इनमें से किसी एक आंसर को छोड़ के बाकी सारी की सारी क्या है आपकी एक्टिविटी है, ये किसकी, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए प्लानिंग इज प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बी कह रहा है कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्लानिंग इंड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड नन ऑफ द अबव,
ठीक है, चलिए जल्दी से मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, बड़ा आसानी से आंसर आप लगा पाएंगे इसका। ठीक है, कह रहा है कि प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करती है डायरेक्शन को, प्लानिंग जो है वो रिस्क की जो रिड्यूस करती है, किसको, अनसर्टेनिटी को, मतलब रिस्क आपका लगभग खत्म कर देती है। देन ये कह रहा है कि ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को बढ़ा देती है, और नन ऑफ दैट। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहला आंसर क्या है, ये बिल्कुल सही है कि प्लानिंग प्रोवाइड करती है डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्या करती है, हमें ब्लूप्रिंट दे देती है। क्या? ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट टू कैप्चर द फ्यूचर, कैप्चर द फ्यूचर। ठीक है, कि हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देती है। देन प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हम लोग सारी चीजों को जब प्लान कर लेते हैं तो अनसर्टेनिटी या फिर अनप्रेसिडेंटेड चीजें जो होती हैं बहुत बहुत कम घटित होने के चांसेस होते हैं, राइट? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्टेप, दैट वेयर टू डू, हाउ टू डू, एंड at which time we need to perform all these things. ठीक है, then we next move to the answer number C, that is planning induce overlapping. ठीक है, इस चीज को समझिए, ये प्लानिंग क्या करती है, इंड्यूस करती है, मतलब बढ़ाती है आपकी। ठीक है, ओवरलैपिंग को देखिए, प्लानिंग में एक जो प्लानिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें कभी ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग किसकी? वेस्टफुल एक्टिविटी, मतलब बेकार एक्टिविटीज को बढ़ा देती है। नहीं, ये गलत है आपका। ठीक, नन ऑफ द दीज हो नहीं सकता, तो ये क्या है, आप देखिए ये सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड हु हैज टू डू। ये कह रहा है कि प्लानिंग का स्टेटमेंट जो है वो कौन सा रॉन्ग है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? इट इज इंड्यूस्ड इन एडवांस व्हाट टू डू। चलिए फटाफट जल्दी से आंसर लगाइए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए, राइट? ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का स्पेशल आंसर आए। ठीक है, चलिए इनमें से आप देखेंगे, चलिए बाद में ही बताऊंगा करने के बाद। ठीक है, चलिए इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग क्या करती है आपकी, ये एडवांस में बता के चलती है कि क्या करना है। ठीक है, देन हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन, कब करना है, और कौन करेगा। ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या है, सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पूछा क्या है, ये रॉन्ग, राइट? तो इनमें से कोई भी आंसर जो है वो आपका ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव जो है वो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए एग्जैक्टली तो कभी क्या है ना, आपको इस तरह के आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये डी आंसर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाई मिस्टेक लिख गया है, इसको काट दीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें कोई ए बी सी जो है सारे के सारे राइट हैं, इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे आप तो सारे के सारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? चलिए बेहतरीन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर एक्सेप्ट। जहां ये दोनों वर्ड जो है ना बड़े खतरनाक होते हैं, एक्सेप्ट और नॉट, इनके चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। और मैं हमेशा इस बात को रिपीट करता हूं कि जब भी एक्सेप्ट और नॉट वाला वर्ड आ जाए, आपको स्पेसिफिकली दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए ठीक से। प्लानिंग लीड्स टू रजिस्टर अ प्लान आर ग्रोन एंड in advance, and the managers may not be in the position to change them in the light of change condition। ठीक है, इस किसकी बात हो रही है, ये बात समझे यहाँ पे, लिमिटेशंस की बात हो रही है। लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन वो चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, लिमिटेशन क्या करती हैं, लिमिटेशन आर द सर्टेन बाउंड्रीज दैट
facilitate us that we are not going to perform these kind of activities. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आप छोटे ब्रिज से जा रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ वेरी नैरो ब्रिज, तो उससे पहले क्या आपको लिखा हुआ मिलता है, एक बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे आपको मिल जाता है, यू आर गोना टू पास फ्रॉम द नैरो ब्रिज, प्लीज स्लो डाउन द स्पीड, है ना। तो वो ब्रिज की क्या है, वो आपकी लिमिटेशन हो गई एक तरह से, ठीक है। जैसे आप रोड पे जा रहे होते हैं, वहां पे आपको ढेर सारे साइन बोर्ड्स मिलते हैं कि एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज मीन्स क्या है, इसका मतलब ये डायरेक्टली आपके माइंड में क्लिक करता है कि आपको यहाँ पे सावधान रहना है, स्पीड कुछ कम करना है, कंट्रोल में रहना है पूरी तरह से, ये एरिया जो है वो एक्सीडेंटल प्रोन है, राइट। तो वो क्या होती है, उस रोड की लिमिटेशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट एज थ्रो द प्लानिंग एवरीथिंग कैन नॉट बी फोर्सिंग, ठीक है। सी बोल रहा है द प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस and something there is not much time left for implementation of the plan. Finally, he is talking about the planning stabilizer standard for the controlling. चलिए फटाफट से पूरा हमने जो क्वेश्चन है वो समझ लिया है, अब आप इसका आंसर करें, मैं आपको इसके 15 सेकंड देता हूँ, राइट। चलिए फटाफट जल्दी से। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की बात करी गई है कि प्लानिंग की कौन कौन सी लिमिटेशन नहीं है, इसमें से क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग आर एक्सेप्ट, किसी एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी की सारी चीजें जो है वो प्लानिंग की लिमिटेशन है, कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है। देयर इज ओनली वन डिलिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज हियर, यू नीड टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू टिक दैट आंसर, राइट। एग्जैक्टली क्या है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, इस बात को समझिए। देखिए सी आंसर में बोला है कि प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड समथिंग देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, ठीक है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है कि प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड समथिंग देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इनकलकेट, हमारी प्लानिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे, और उन स्टेप्स में किन किन चीजों को हम इनकलकेट करते हैं। इनकलकेट करने का मतलब क्या होता है, हम किस किस चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है। द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग डिवाइसेस। The next is identifying alternative course of action and evaluating alternate course of action. C option is selecting the best alternative, implementing the plan and follow up action. The final answer is all of the above. चलिए जल्दी से आप समझें और करें आंसर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो किन किन चीजों को इनकलकेट करता है। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होता है, और डेवलप करता है डिवाइसेस को कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। देन आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अगर बाई चांस अगर आपका जो प्लान है, प्लान में किसी भी तरह की हिंड्रेंस आती है, ठीक है, उसके साथ डील करने के लिए भी एक कोर्स ऑफ एक्शन प्लान बना के रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंट प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कंटेंजेंसी प्लान, कंटेंजेंसी प्लान, ठीक है। कंटेंजेंसी प्लान क्या होता है कि अगर आकस्मिक रूप से बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ आपका, देन यू विल गो विद द कंटेंजेंसी प्लान, राइट। द नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। देन सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग टू द प्लान्स एंड फॉलो अप एक्शन, राइट। सो ऑल ऑफ द आंसर विल बी the correct of this answer. We will go with the D answer, right. The question number 12, we will look at that the reception committee of the tournament is responsible for, जो रिसेप्शन की कमेटी जो होती है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट्स, अरेंजिंग अकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, प्रॉपर अपकीप ऑफ द वैल्यूज, and welcoming chief guest and spectators are at the opening and closing of the ceremony. किसकी बात हुई है, यहाँ बात हो रही है रिसेप्शन कमेटी की, राइट। कि जो रिसेप्शन कमेटी है आपकी,
वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टूर्नामेंट में? वो उन्हें रिसेप्शन वालों को वेलकम करना होता है पार्टिसिपेंट्स का, या फिर अरेंजिंग अकोमोडेशंस को अरेंज करना होता है और खाना वगैरह भी अरेंजमेंट करना है पार्टिसिपेंट्स का, प्रॉपर अपकीप द वैल्यूज, राइट, वैल्यूज में किस तरह से आदर सत्कार और ये सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आती है वैल्यूज में, ठीक है। वेलकमिंग द चीफ गेस्ट का वेलकम करना होता है, एंड स्पेक्टेटर्स का वेलकम करना होता है एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेरेमनी, ठीक है। तो वेलकम कमेटी मोस्टली जो एक तरह से रिसेप्शन कमेटी होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, ठीक है। ओपनिंग में बहुत ज्यादा हम लोग बात करते हैं, तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट अकोमोडेशन वगैरह ये रिसेप्शन कमेटी देखती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, ठीक है, तो टूर्नामेंट में आप क्या देखते हैं, रिसेप्शन में पहुंचते हैं, वहाँ पे अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग, उन डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली कोशिश करते हैं कि उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करें। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट व्हाट वी विल डू, वी जस्ट taking the receipt seal from there, and finally we got the accommodation from there, right? So B answer will be the correct answer. We will move to the next question, is that question number 13, right? Here in this question there are two lists are here and you need to go for the matching of the lists, right? आपको लिस्ट जो है वो मैच करनी है, और ये सिंपल है काफी क्वेश्चन, मैं आपको करीब इसमें 30 सेकंड आपको देने वाला हूँ, राइट? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझिए, जल्दी से आप आंसर मार्क करिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, राइट। सो सिंगल नॉकआउट की बात हो रही है, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट है, सीडिंग टाइप टूर्नामेंट है, कंसोलेशन टाइप टूर्नामेंट है, एंड इकोनॉमिक टूर्नामेंट की बात यहाँ पे करी गई है, राइट। बी में देखेंगे तो क्या है, लिस्ट बी में देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, लेस नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड इन सर्टेन काइंड ऑफ द टूर्नामेंट, इफ we will go for the second option, that is the playing continuously till when. Third one is the placing good teams at the advantageous position, and final one is the another opportunity for the playing further actions, right? So you have to go with the final answer by choosing the correct match, right? So very first we will start with the most favorable answer. हम क्या करते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा easiest जो आपको पड़ जाए वहां से आप लोग क्या करिए, मार्क करना शुरू करिए, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, वो कहां तक खेला जाता है, प्ले टिल विन। आप तब तक खेलते रहते हैं सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में जब तक आप जीतते रहते हैं, जहां आप हार जाएंगे आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो सिंगल नॉकआउट का मैच किससे हो जाएगा आपका, सेकंड से, प्ले टिल विन हो जाएगा। अगर सिंगल नॉकआउट का प्ले टिल विन से हो गया, देन कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है, कंसोलेशन टूर्नामेंट में ये होता है कि आपको फिर दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप फिर दोबारा से क्या करते हैं, आप खेल पाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। इकोनॉमिकल टूर्नामेंट क्या होता है, लेस नंबर ऑफ मैचेस जिसमें होंगे वो क्या होगा, हमारा टूर्नामेंट इकोनॉमिक होगा, राइट। देन फाइनली सीडिंग टूर्नामेंट क्या होता है, सीडिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच वी आर प्लेसिंग अ गुड टीम एट द सम एडवांटेजियस पोजीशन सो दैट in the first round or the second round the two good teams are not competing with each other to getting out. ऐसा क्यों होता है और क्यों करते हैं, तो बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम इसलिए करते हैं कि दो अच्छी टीम अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड में बाहर हो गई हमारी, तो पूरे टूर्नामेंट में लोग इतनी दिलचस्पी नहीं देंगे, राइट। तो इसलिए ऐसा किया जाता है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, अभी हमारे 6 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, राइट। चूज द फॉलोइंग सोशल ट्रेट्स आर द डेवलपिंग अमॉन्ग द स्पोर्ट पार्टिसिपेंट्स थ्रू स्पोर्ट टूर्नामेंट। अब इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इसका पार्ट है, सिंपैथी इसकी पार्ट है, कोऑपरेशन इसका पार्ट है, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि रियली पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है कि जो सोशल ट्रेट है, राइट, वो सोशल ट्रेट्स में हमें देखना है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसमें स्पोर्ट टूर्नामेंट में किस तरह की चीजें जो हैं वो डेवलप होती हैं या ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है, बिकॉज अभी आप देखो, अगर आप आईपीएल को देखेंगे, ठीक है, आईपीएल में आप देखेंगे क्या है, डिफरेंट प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, ठीक है। डिफरेंट प्लेयर जो है वो डिफरेंट कंट्री से क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक ही जगह पे, तो उनमें एक देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज देयर थ्रू व्हिच दे आर टॉकिंग विद, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन, दैट इज सिंपैथी।
सिंपैथी में क्या होगा, बेसिकली आप इसको समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरी कंट्री का प्लेयर बहुत अच्छी तरह से compete कर रहा है सेकंड के साथ। अभी देखो कि कभी दूसरी कंट्री के प्लेयर को चोट लगती है तो दूसरा वाला क्या करता है, जाके उसको थोड़ी सी सिंपैथी देता है। देन कॉपरेशन, एक दूसरे को क्या करना, सपोर्ट करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की 15, राइट। विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मैचेस एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। ये बात कर रहा है कि विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट, ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें क्या होता है, कंज्यूम होता है बहुत ही लेस नंबर ऑफ मैचेस और क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, अभी देखेंगे हम, लीग टूर्नामेंट है, रॉबिन राउंड टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, या फिर आपका कंसोलेशन टूर्नामेंट है। तो ये तो सिंपल आंसर है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में सबसे कम ऑफिशियल्स का यूज होता है, राइट। सी आंसर हो जाएगा आपका। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ फाइनेंस कमेटी इन द टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट में फाइनेंस कमेटी का मेन रोल जो होता है वो क्या होता है। अभी देखिए, टू रिवील द डेट, वेन्यू वगैरह, इन सब का कोई काम होता नहीं है, ये आंसर आपका कट जाएगा। बी की बात करें, टू प्रोवाइड द अकोमोडेशन टू द स्पोर्ट पर्सन, ये भी नहीं होता। टू प्रिपेयर द बजट, सीधी सी बात है, फाइनेंस कमेटी क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है और बजट के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, विच मेथड ऑफ रॉबिन राउंड टूर्नामेंट इज इजीएस्ट सिंस नो टीम गेट एनी बाय, मोर ओवर देर इज a नो चांसेस ऑफ ऑड एंड इवन नंबर ऑफ टीम्स। क्या करना है, आपने एक ऐसा मेथड इसमें से टिक करना है जिसमें क्या करेंगे हम कि किसी भी टीम को कोई भी बाई नहीं मिलेगी, राइट। ये किस तरह का टूर्नामेंट है, राइट। तो क्या करना है, ये ब्रिटिश मेथड है या फिर नॉकआउट मेथड है, स्टेयर केस मेथड है, या फिर आपका साइक्लिक मेथड है। ठीक है, अभी आप देखो ये सारे के सारे मेथड हैं। ब्रिटिश मेथड जो है इसमें भी बाई मिलती है, राइट। देन हम लोग आएंगे नॉकआउट में, सीधी सीधी आपको पता ही है कि अगर ऑड जो अगर 2 की पावर n के ऑर्डर में अगर टीम नहीं रहेंगी, उससे कम रहेंगी, तो इसमें बाई हमें देनी पड़ती है। देन साइक्लिक मेथड में भी हमें बाई देनी पड़ती है। हम लोग जैसे 1 2 3 और इसमें यहाँ पे एक बाई दे दीजिए आप, ये 4 और 5। फिर क्या करते हैं, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में घुमाते रहते हैं, राइट। देन हम लोग अगर स्टेयर केस की बात करें, स्टेयर केस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेथड इन विच वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ बाई, राइट। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3, ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग 2 के बाद यहाँ 3 से 4, इस तरह से यहाँ अगर 4 रहेगा, राइट, इस तरह से हम लोग चलते हैं इधर की तरफ। तो हम यहाँ पे जो होता है 1 अगर यहाँ पे हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, देन 3 से स्टार्ट करेंगे, अगले वाले को इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेयर केस मेथड इसमें सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, द स्पोर्ट टूर्नामेंट कैन हेल्प अस। स्पोर्ट टूर्नामेंट जो है वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 में हम लोग क्या करेंगे, द स्पोर्ट टूर्नामेंट्स कैन हेल्प अस, किस किस में हेल्प करते हैं, सेलेक्टिंग द गुड प्लेयर्स फॉर द प्रॉपर लेवल ऑफ टूर्नामेंट, सही बात है बिल्कुल। अपलिफ्ट द सोशल वैल्यूज ऑफ द स्पोर्ट पर्सन, ये भी बात ठीक है। डेवलपिंग द इंटरनेशनल यूनिटी एंड ब्रदरहुड, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर करेंगे 19। ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, आफ्टर गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑफिशियल्स आर टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, to make the payment of officials, to collect all the records files, then both B and C। आफ्टर गेम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब जब गेम आपका खत्म हो गया उसके बाद ऑफिशियल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी बात करी जा रही है। ठीक है, सिंपली तो जब गेम खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, देन टू मेक द पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स, ठीक है, टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फाइल्स। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका खराब हो जाएगा। हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन जो करते हैं वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग गेम, ये ड्यूरिंग गेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, देन पेमेंट हमें बाद में करना होता है, रिकॉर्ड हमें बाद में कलेक्ट करने होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, द क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे और 20 क्वेश्चन करके आपका जो क्लास है वो खत्म कर देंगे, राइट। टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मेथड इन विच ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट डिपेंड ऑन,
आप अगर एक कोई स्पोर्ट का टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द टीम, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं। बिल्कुल बात सही है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा पार्टिसिपेंट हैं तो हम दूसरे टाइप का टूर्नामेंट कराएंगे, कम पार्टिसिपेंट हैं तो दूसरे टाइप के टूर्नामेंट को हम लोग कराते हैं, राइट? देन टाइप ऑफ फैसिलिटी ऑफ ग्राउंड इक्विपमेंट, ठीक है, कि ग्राउंड कैसा है हमारे पास, इक्विपमेंट कैसे हैं, उसकी भी बात होती है। देन नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए ये सारी की सारी चीजें जो हैं, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल, नहीं इसमें ये गलती से सी आंसर यहाँ पे लग गया है। सारे के सारे आंसर जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टीम में कितने हैं, पार्टिसिपेटिंग टीम कितनी है, ऑफिशियल जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ग्राउंड इक्विपमेंट की फैसिलिटीज़ हमारे पास किस तरह की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं हो सकता कि हम मतलब हमारे पास स्विमिंग पूल ही नहीं है या सिंगल स्विमिंग पूल है और हम लोग आपका लीग टूर्नामेंट कराए पड़े, ठीक है। उसके लिए टाइम भी हमारे पास कितना है उसकी भी वैल्यू होती है अपनी। तो सी आंसर नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर करेक्ट होगा। तो आई होप दैट कि आपको जो आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे वो अच्छे लगे होंगे। आप लोग अच्छे से बहुत सारी चीज़ें उससे सीख पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।